Not really. The WHO statistics say that 1 in 200 people in their lifetime will have one seizure at least. And epilepsy मतलब बार बार फिट आना. एक दौरा आता है तो उसको फिट का डायग्नोसिस, एपिलेप्सी का डायग्नोसिस नहीं होता है. So बार बार दौरा आने का, which is epilepsy, is about 1 in 100. So it's not at all uncommon. But I think there is so much taboo around it, so much social stigma around it. So people don't talk about it. So you think, oh, it's not as common. But if you start talking about it, you will realize that so many people around you would have had a seizure or even have had epilepsy. So the main symptom of epilepsy, firstly, what do we call epilepsy? Different Indian languages में different चीजें बोली जाती है. लोग मिर्गी बोलेंगे, दौरा बोलेंगे, आकड़ी, खैच, फिट का बीमारी, सब चीज एपिलेप्सी ही है. टेक्निकल वर्ड है अपस्मार संस्कृत में या मराठी में, बट हार्डली एनीबडी नोज दैट. सो अगर किसी को एपिलेप्सी या मिर्गी या फिट की बीमारी है तो वो बच्चे को, बड़े को, जो जिसको भी है, उनको खैच आती है या दौरा पड़ता है, विच इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल अ सीजर और अ कन्वल्जन. इसमें क्या होता है, ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत ज्यादा और गलत जगह पे आ जाते हैं, पर उसका दिखने का रूप बहुत अलग अलग हो सकता है. सो टिपिकली लोगों को लगता है कि फिट आई या खैच आई मतलब आंखें ऊपर की है, जबान पकड़ ली है, बहुत झाग आ रहा है मुंह से और बहुत झटके दे रहे हैं, पर ये सिर्फ एक ही प्रकार का सीजर या फिट है. टिपिकली बच्चों में स्पेशली अब बहुत अलग अलग प्रकार के फिट दिखाई दे सकते हैं. सो बच्चा जस्ट ब्लैंक होता है, लोगों को लगता है अरे मस्ती कर रहा है या खो जा रहा है किधर, तो बट वो भी एक प्रकार का फिट हो सकता है. कभी कभी चौंकना, चमकना, दचकना ऐसे होता है और अपने को लगता है अरे ये चौंक गया करके, पर वो भी एक फिट का रूप हो सकता है. कभी कभी बच्चे बोलेंगे आके कि मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ सुनाई दिया, तो वो भी एक फिट का रूप हो सकता है. सो बहुत अलग अलग रूप से फिट प्रेजेंट करते हैं, बट कॉमन मैन के लिए जब तक वो बड़ा दौरा नहीं आता है जिसमें झटके देते हैं, व्हाट वी कॉल अ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, वो झटके वाला दौरा जब तक नहीं आता है तब तक बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है, डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है कि फिट्स आ रहे हैं करके. बट मेन सिम्टम इज फिट्स आना या एक्सपीरियंसिंग सीजर्स. So there are inherent challenges. You are absolutely right. Epilepsy very often gets misdiagnosed, but you can see why, right? If you heard the seizure descriptions, if somebody is just getting a jerk, the first thing that comes to mind is not a seizure. So very often the symptoms are such कि epilepsy ना parents के या relatives के या ना doctor के मन में आता है as a differential, as a possibility. सेकेंड थिंग इज, अगर समझ में आता भी है तो भी बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा छुपा के रखने का एक टेंडेंसी होता है, तो डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं. डॉक्टर के पास गए भी तो भी पूरा हिस्ट्री कई बार हम देखते हैं कि बताते नहीं है. सेकेंड थर्ड विजिट में धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या हो रहा है. सो मल्टीपल रीजंस है, मेडिकल कारण भी है और सोशल रीजंस भी हैं जिसके वजह से मिस डायग्नोस होता है. गिवन की अवेयरनेस कम है, जो लोग ट्रेंड है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में वो कम है, तो उसके वजह से भी मेडिकल कम्युनिटी में मिस डायग्नोसिस होने का एंड मिस ट्रीटमेंट होने का रिस्क है. प्लस अपने देश में वी हैव लॉट ऑफ अनकंट्रोल्ड मेडिसिन, राइट? देयर इजंट अ टाइट कंट्रोल. सो यू हैव मेनी पीपल हु विल से अरे ये फिट नहीं है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देंगे जो शायद बेस्ट नहीं है वो पेशेंट के लिए. सो अनेक कारण है, सोशल, मेडिकल, एज टू व्हाई epilepsy gets mistreated, misdiagnosed. So depends who you are. Okay, if you are a relative, a parent, a teacher, office colleague, and you see somebody having a seizure, the most important thing is the right first aid. प्रथम उपचार बराबर होना चाहिए. क्या करना है ये पहले बताती हूँ. अगर किसी को फिट आती है तो उनको लेफ्ट करवट पे सुलाना है. एकदम इंस्टिंक्टिव रहता है कि उनको पकड़े, स्पेशली जो झटके वाली फिट में, तो पकड़ना नहीं है, क्योंकि आप पकड़ के रोकने की कोशिश करेंगे झटके को तो वेरी ऑफन फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेशन होता है, तो पेशेंट को नुकसान होता है. दूसरा इंस्टिंक्ट ये रहता है, सबको पता है कि जबान काटते हैं, जबान पीछे जाएगी, तो मुंह में कुछ डालना.
या मुंह पे कुछ डालना, सर पे पानी डालना। सो लोग कांदा लगाएंगे, चप्पल लगाएंगे, क्या क्या सुना है मैंने मेरी प्रैक्टिस में, फैंटा देते हैं, शक्कर देते हैं, भगवान का प्रसाद देते हैं, एक्चुअल फिट आ रही है तभी। ये सब बहुत डेंजरस है, क्योंकि रिमेंबर फिट है या कोई भी कारण से कोई भी अनकॉन्शियस है, बेहोशी के स्थिति में है, तो मुंह में कुछ भी डालना फायदा होने का तो चांस ही नहीं है, पर नुकसान करने का बड़ा रिस्क है। सो वो पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। सो पेशेंट को लेफ्ट करवट पे रखना है, हाथ नहीं लगाना है, हैंड्स ऑफ इज व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स। मुंह पे सर पे कुछ भी नहीं डालना है और टाइम करना है। अगर वो झटके वाली फिट आ रही है एंड वो 4-5 मिनट से लंबी चल रही है, तो टिपिकली डॉक्टर ने एक फर्स्ट एड का दवा दी होगी जो नाक में स्प्रे करनी होती है या मुंह में, तो वो इस्तेमाल करनी है, पर तभी अगर लंबी फिट है तो। अगर फिट अपने आप से 1-2 मिनट में रुक जाती है तो पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करके रिकवर होने दीजिए, गर्दी मत कीजिए, एंड पूरा होश में आने तक कुछ भी मुंह में देना नहीं है। ओके, पर ये सब फर्स्ट एड लागू होता है एज अ बाईस्टैंडर अगर वो बड़ी वाली फिट है जिसमें झटके आ रहे हैं, आप बेहोश होके गिर रहे हैं। छोटी फिट है कि वो जस्ट एब्सेंट होके निकल जा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग है, वेरी लाइकली आप नोटिस भी नहीं करेंगे शायद कि फिट आके गई। ओके, अगर यही हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर्स ट्रेन रहते हैं फर्स्ट एड क्या करना है, ऑक्सीजन लगाएंगे, सक्शन करेंगे, लंबी चल रही है तो इंजेक्शन देंगे। बट इन द लॉन्ग रन फिट्स के लिए हम लोग दवाई से ट्रीटमेंट करेंगे। So the mainstay of treatment is anti-epileptic medicines. Okay, बहुत सारी दवाई अवेलेबल है, टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, सिरप्स के रूप में। कौन सी दवाई किससे देते हैं ये डॉक्टर, एपिलेप्सी के डॉक्टर डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से प्रकार की एपिलेप्सी है। ओके, रिमेंबर कि एपिलेप्सी एक जस्ट लक्षण है, फिट्स आना है लक्षण है। एपिलेप्सी के डॉक्टर हमेशा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से फिट आ रहे हैं। ओके, किसी में जेनेटिक प्रवृत्ति रहती है, मतलब आपको नैसर्गिक प्रवृत्ति है फिट आने की, किसी को इंजुरी हुई रहती है ब्रेन को, जन्म के वक्त ऑक्सीजन कम हुआ है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कभी मेनिंजाइटिस हुआ है, किसी का ब्रेन ठीक तरीके से बना नहीं रहता है, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन हम उसको बोलते हैं। तो अनेक कारण है फिट्स आने के। सो ट्रीटमेंट कौन सी दवा देनी है ये सब अवलंबन रहता है, डिपेंड करता है किस वजह से फिट आ रहा है उसके ऊपर, प्लस पेशेंट कैसा है। किसी को वेट का प्रॉब्लम है, ज्यादा है या कम है, तो ऐसी दवा नहीं देंगे जिससे वजन में तकलीफ होगी। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों की बिहेवियर में प्रॉब्लम है क्योंकि ब्रेन इंजरी है, बहुत हाइपर बच्चे हैं, बुद्धि कम है, तो उनको ऐसी दवा नहीं देंगे जिससे बुद्धि और कम होने का रिस्क है। सो इतनी सारी दवाइयों में चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस वजह से एपिलेप्सी आ रही है, जिसको हम कई बार एपिलेप्सी सिंड्रोम ऐसे बोलते हैं, एंड द पेशेंट फिनोटाइप, वजन क्या है, उम्र क्या है, बुद्धि क्या है, बिहेवियर क्या है, प्रेग्नेंट होने का चांस है क्या बड़े चाइल्ड बेरिंग एज के लेडीज में। सो ये सब चीजें देख के डिसाइड होता है कि कौन सी दवाई। 70 to 80% पेशेंट्स दवाई से ठीक होते हैं, तो उनमें सिर्फ दवाई चलती है। कितने साल चलेगी ये भी डिपेंड करता है अगर कि कौन सा प्रकार का एपिलेप्सी है। कई प्रकार के चाइल्डहुड एपिलेप्सीज रहते हैं जिसमें एब्सेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल उनमें 2-3 साल दवा देके काम हो जाता है, दवाई बंद करते हैं, फिट्स कभी वापस नहीं आते, पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, सो पूरे क्योर हो जाते हैं। बट यही फिट का कारण है अगर जेनेटिक या कुछ प्रकार के जेनेटिक एपिलेप्सीज जो 10-12 साल की उम्र में चालू हो रहे हैं या ब्रेन को इंजरी की वजह से फिट्स है, तो उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है, कई सालों तक चलता है। So there are two types of permanent cures. One is actually natural, okay, as to what is the epilepsy designed to be. Like I said, if it's a gene जिसमें epilepsy निकल जाने का ही programming है, तो वो epilepsy we support them with medicines 2-3 साल, like the example I just gave you, childhood absence में, and 2-3 साल दवा देके we know कि प्रवृत्ति चली गई है, हम लोग दवा बंद करते हैं. So that is what majority of 70 to 80% patients will have a natural history जिसमें कंट्रोल हो जाता है या क्यूर भी हो जाता है. एक 30% पेशेंट्स रहता है जिसमें दवा देने के बावजूद फिट्स कंट्रोल में नहीं आते हैं, एंड दीज आर टिपिकली पेशेंट जिधर ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, आइदर बना नहीं है ठीक तरीके से, मैलफॉर्मेशन है या इंजुरी हुई है.
तो उनमें कई बार हम देखते हैं कि दवा से कंट्रोल में नहीं होते हैं, 1 दवा 2 दवा 3 दवा 7 8 दवा भी चले हुए पेशेंट देखे। तो उनमें दूसरी दवा फेल हो रही है, वो लेवल पे सोचना है कि मैं और कुछ कर सकती हूँ क्या है पेशेंट के लिए, क्योंकि ये जो आपने बोला इंट्रोडक्शन में सर्जिकली रेमेडिएबल एपिलेप्सी एक सबसेट रहता है जिनमें सर्जरी करके पेशेंट को की एपिलेप्सी हम क्यूर कर सकते हैं, मतलब बीमारी जड़ से निकाल सकते हैं, पूरा रोग मुक्त कर सकते हैं पेशेंट को। सो दैट इज पॉसिबल इन अ सबसेट which is called surgically remediable. So epilepsy surgery is a possible cure for a group of patients. So generally, I would say, as parents, no, you are naturally observing your child. You know everything. You are the best judge to know कि कुछ अलग हो रहा है क्या. That is all you need to know. कि ये कुछ आज अलग हो रहा है, गए हफ्ते से कुछ अलग बिहेव कर रहा है, चौंक रहा है, कुछ अलग कर रहा है. कुछ भी कंसर्न है कि बच्चा यूजुअल प्रकार से नहीं बिहेव कर रहा है, then please go and see your doctor. आप पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये जजमेंट कॉल लेना कि ये क्या है, चक्कर है, फिट है, या और ही कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है. कई चीजें दिखाई देती है बचपन में जो फिट के जैसी भी दिखती है. ओके, लेट द डॉक्टर डू हिज और हर जॉब कि ये डिफरेंशिएट करना कि ये फिट है कि नॉन एपिलेप्टिक प्रॉब्लम है. बट एज अ पेरेंट आई थिंक द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कुछ भी अलग दिख रहा है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर गट फीलिंग कि आज कुछ अलग है, 2-3 दिन से सेम चल रहा है, प्लीज गो एंड मीट योर चाइल्ड डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन. अगर उनको लगता है कि ये उनसे सुलझ जाता है तो दे विल सॉर्ट इट आउट फॉर द फैमिलीज. नहीं सुलझता है तो दे विल टिपिकली रिफर ऑन टू डॉक्टर्स लाइक मी हु विल ट्राई एंड डिफरेंशिएट इट फर्दर. कई पेरेंट्स बोलेंगे ये मैंने देखा, फिर मैंने गूगल किया या नेबर से बात की. रिमेंबर, नाइदर द गूगल नॉर योर नेबर और रिलेटिव्स आर एक्सपर्ट्स इन इट. सो द पॉइंट इज सीक एक्सपर्ट ओपिनियन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एंड दिस अप्लाइज टू एनीथिंग अबाउट द चाइल्ड. कल बुखार भी आया तो भी डोंट ट्रीट इट योरसेल्फ, जस्ट गो एंड मीट योर फैमिली डॉक्टर. So as a epilepsy doctor, I get a little bit frustrated by the society's approach to epilepsy. So I'm trained in UK. I'm very proud to say, sitting in Kokilaman Ambani Hospital, I can do the same kind of treatments that I would do there here, which is something to be very proud of as an Indian. The technology, the infrastructure, the skill sets are very comparable. But मेरे पेशेंट जब भी स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, यू नो, इवन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खुल के बोल नहीं सकते कि अरे मेरे बच्चे को फिट्स है या मुझे फिट है, इसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ. मोस्ट पेशेंट्स छुपा के रखते हैं. एंड वो छुपा के क्यों रखते हैं? क्योंकि आई थिंक बोलेंगे तो जो सामने वाले की रिएक्शन है उनसे डरते हैं. काफी देखने का दृष्टिकोण है एपिलेप्सी की तरफ, वो अभी भी इवन इन एजुकेटेड फैमिलीज, नॉट जस्ट गांव में, इवन इन मुंबई, इसकी इज अबाउट शेम कि कुछ गलत किया है, मैं कैसे बोलूं, शादी नहीं होगी, जॉब नहीं मिलेगा, स्कूल में उसको अलग निकाल के रखेंगे. तो एज अ डॉक्टर आई हैव अ सिंसियर रिक्वेस्ट दैट वी नीड टू, everybody who's involved with epilepsy need to get involved, increase awareness about epilepsy, make people understand कि ये बीमारी ही है. just because वो झटके आते हैं, विचित्र दिखता है, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किसी ने it's behavioral disorder या किसी ने नजर लगाई है, कुछ नो with some evil spirits, ऐसा कुछ भी नहीं है. we living in the 21st century. We need to understand and look at it, treat it with the respect it deserves, but at the same time make sure that the life of people who have epilepsy is like their peers. There is no reason why patients with epilepsy should be singled out and be discriminated against. So we need to sort of get to a stage where we are progressive in our thoughts and make sure these patients are included in the society like any other.